हेलो बच्चों, आप सभी का आज के क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर हमारा है उसके ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप यदि इस क्लास को कर लेते हो तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है यदि इसको आप याद कर लेते हो तो आपको इसके अलावा कोई भी अन्य ऑब्जेक्टिव को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पूरे किताब से चुन चुन कर यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हिंदी का यानी कि क्लास 12th का जो हिंदी चैप्टर है उस वो हमारे बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के तहत हम इस चैप्टर के बारे में हर उन टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सब जितने भी स्टूडेंट आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आप क्लास 12th में टॉपर बनना चाहते हैं यानी कि टॉप करना चाहते हैं 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपसे निवेदन है कि इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें और इस चैनल पे हर अपलोड होने वाले वीडियो को जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है इन सब को ज़रूर देखिएगा। तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही रहेगा कि हम इस 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में 415 मार्क्स यानी कि 450 नंबर लाके अपने स्टेट में टॉप करें और इससे हम अपने माता पिता और गुरुओं का नाम रोशन करें। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, इसका जवाब आप दीजिएगा। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। यहाँ पे हमें एक रचना दी गई है जो उपन्यास है। यहाँ पे सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास यानी कि ये एक उपन्यास है। इस उपन्यास के जो उपन्यासकार है वो कौन है इस चारों ऑप्शन में से। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो बालकृष्ण भट्ट जी है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यदि हम और इसके बारे में डिस्कशन करें तो इसमें जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना है, तो संपूर्ण क्रांति जो रचना है, संपूर्ण क्रांति वो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है, तो ओ सदा नीरा जो रचना है वो जगदीश चंद्र माथुर जी की है। बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, बातचीत, जो अभी हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ये बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और दिनकर जी की रचना कौन सी है इस क्लास 12th के बुक में, तो इस बुक में दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर है। कौन सा, अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर क्या है, तो भगवान शिव और माता पार्वती जी का कल्पित रूप है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सो अजान एक सुजान किसकी रचना है, तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, अगला हमारा क्वेश्चन है, हिंदी के एडिशन कौन कहे जाते हैं हम। यानी कि हमसे यहाँ से पूछ रहा है कि हिंदी के एडिशन किन्हें कहते हैं हम। तो हिंदी के एडिशन जो है उन उन वे बालकृष्ण भट्ट जी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन आप ई लिख लीजिए, बालकृष्ण भट्ट। कौन, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट को ही हम लोग हिंदी के एडिशन के रूप में जानते हैं। और बालकृष्ण भट्ट को किसने ये हिंदी के एडिशन कहे थे, इसकी बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी के एडिशन कहे थे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का, वो ई ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। यानी कि ये चारों जो रचनाएं हैं इनमें से बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है। तो त्रिच किसकी रचना है, त्रिच उदय प्रकाश जी की रचना है। किनकी, उदय प्रकाश जी की रचना है त्रिच। ओ सदा नीरा किसकी रचना है, अभी हमने बताया जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किसकी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। जूठन किसकी रचना है, जूठन एक आत्मकथा है और ये किसकी रचना है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और बातचीत जो है वो हमारे बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इस यानी कि इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट जो है वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसलिए
इसका सही आंसर बातचीत है। और बातचीत को किसने लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट ने। और ये क्या है बातचीत? तो ये एक प्रकार का ललित निबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या निकल पड़ता है? यानी कि जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो बातचीत के जरिए क्या बाहर निकल जाता है? क्या ईर्ष्या निकल जाती है, या द्वेष निकल जाता है, या मवाद और धुआं, या फिर क्लेश? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि बातचीत के जरिए हमारे अंदर जो मवाद और धुआं जमा रहता है वो बाहर निकल जाता है। अब यदि हम मवाद की बात करें, मवाद और धुआं क्या होता है? तो देखिए, जब भी हम किसी चिंतन में रहते हैं, किसी एक बात को सोचते रहते हैं हमेशा, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीरता वाली होती है, तो उस बात को सोचते सोचते हमारा दिल दिमाग हमेशा उसी बात पे अटका रहता है। हमें किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, टेंशन बना रहता है। तो ये जो है उसको हमेशा दिमाग सोचते रहता है, इस कारण से कुछ भी हम सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। जब हम अपने प्रॉब्लम को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो उसके तहत हम अपने मन से बातचीत के जरिए इस मवाद और धुआं जो जमा है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी एकदम राइट हो जाएगा, क्योंकि बातचीत के जरिए ही भाप बनकर ये मवाद और धुआं बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती बाई है। और पिता की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? यानी कि पिता, तो वो बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। और बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो एक क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। तो यहाँ पे हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको इन तीनों क्वेश्चन को याद रखना है, और साथ में बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है वो भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है? अब देखिए, भारतेंदु युग क्या है? तो आपने कई सारे कवियों के बारे में पढ़े होंगे कि ये कवि किस युग के हैं। तो कई कवि भारतेंदु युग के है। तो यदि हम बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो वे बालकृष्ण भट्ट, यानी कि बातचीत जो शीर्षक निबंध है, इस बातचीत के लेखक जो बालकृष्ण भट्ट है वो भी भारतेंदु युग के ही रचनाकार है। और काल पूछे तो आधुनिक काल के रचनाकार है ना। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है इस 6 नंबर के क्वेश्चन में, ये भारतेंदु युग कैसा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि भारतेंदु युग उर्वर है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाँ, ये देख लीजिए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद और या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। तो अब भी इसी के बारे में हम लोग इससे 2 क्वेश्चन के पहले डिस्कशन किए हैं। जब भी मवाद और धुआं हमारे मन के अंदर जमा रहता है, जिससे हम चिंतन में हमेशा डूबे रहते हैं, तो उसको हम अपने अंदर से कैसे बाहर निकाल लेते हैं? तो बातचीत के जरिए निकाल लेते हैं। इस कारण से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? यानी कि ये एक रचना है, जैसा काम वैसा परिणाम। ये किस लेखक की रचना है? तो ये जो है, इस यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया है दिनकर जी, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, या आज्ञे जी। तो देखिए, दिनकर जी की रचना कौन सी है? अर्धनारीश्वर। कौन सी रचना है? अर्धनारीश्वर। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? बातचीत। क्या है? बातचीत बालकृष्ण भट्ट की रचना है ना। मोहन राकेश की कौन सी रचना है? तो मोहन राकेश की जो रचना है वो सिपाही की माँ जो रचना है वो मोहन राकेश की है। और अज्ञे जी की कौन सी रचना है? तो अज्ञे जी, यानी कि इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। तो इनका जो रचना है वो रोज एक कहानी है, उसी कहानी को अज्ञे जी ने लिखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जैसा काम वैसा परिणाम के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ने ही इस रचना को भी स्वयं लिखे हैं।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके स्क्रीन पे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? हमने आपको अभी अभी बताया है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी थी। क्या? पार्वती देवी थी, पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? तो बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। क्या? बेनी प्रसाद भट्ट जी। और ये बेनी प्रसाद भट्ट यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट है, ये पेशे से क्या थे? तो एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे, जो कि हम आज के बिजनेसमैन को कहते हैं व्यापारी। तो हमारा यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो हमसे पूछा है 9 नंबर में, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है कि एक फिर से रचना दे दी गई है और इसके लेखक के बारे में हमसे पूछा गया है। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? गुलेरी जी, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह या ज्ञानेंद्र पति? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट ने ही बातचीत को लिखा है। बातचीत जो अभी हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो रचना बालकृष्ण भट्ट की है। और ये बातचीत क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट की और एक और कौन सी रचना है अभी हम जो पढ़ रहे हैं? वो दमयंती स्वयंवर इन्हीं बालकृष्ण भट्ट की रचना है। 100 अजान 100 जान भी बालकृष्ण भट्ट की रचना ही है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यहाँ पे मैंने आपको कई बार बताया हूँ इसी क्लास में कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो एक निबंध है। और ये किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? यहाँ पे हमें किस युग के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ललित युग या इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो किस युग के निबंधकार है? तो वे भारतेंदु युग के निबंधकार है। और भारतेंदु युग कैसा है? तो ये उर्वर है ना, उर्वर है। अब देखिए यहाँ पे यदि युग ना डाल के काल देते, यानी कि ऐसे पूछ दे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है यानी कि निबंधकार है, तो आप लगा दीजिएगा आधुनिक काल के। लेकिन हमसे अभी ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है युग, पूछा है किस युग के निबंधकार है। तो अभी भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 13 नंबर का हमारा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के निबंधकार है? लो आगे काल। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें किस युग के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट वो पूछा गया था, तो वे भारतेंदु युग के रचनाकार थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, युग नहीं काल, किस काल के निबंधकार है? तो वे आधुनिक काल के निबंधकार है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाँ, भट्ट जी को यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने, यहाँ पे किसने होना चाहिए था, यहाँ पे किसान लिख टाइपिंग हो गया है मिस्टेक से। तो चलिए भट्ट जी को यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो मैंने आपको बताया कि बालकृष्ण भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, कौन? रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने ही हिंदी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। किनको? तो बालकृष्ण भट्ट जी को किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। तो ऑप्शन कहाँ है रामचंद्र शुक्ल? ऑप्शन किधर गया? हाँ ये रहा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी रामचंद्र शुक्ल। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत के जरिए क्या बतलाना चाहते हैं?
बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, या फिर भाषण की शैली, या संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बातचीत पढ़ रहे हैं। कौन सा? बातचीत पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर। तो बातचीत में बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहेंगे? तो बातचीत करने की ही शैली के बारे में हमें डिस्कशन करवाएंगे, यानी कि इस बातचीत शीर्षक निबंध को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें बालकृष्ण भट्ट जी हमें इसी के बारे में बताएंगे कि बातचीत किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार बातचीत होता है, उत्तम तरीका बातचीत का क्या है। तो इसी के बारे में डिस्कशन किए हुए हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो इस कारण से हमारा ए ऑप्शन जो है वो इस 15 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जितना भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख के आया हूँ उसको तो आपको याद रखना ही है, और जो मैं एक्स्ट्रा में आपको बताता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं हर क्लास में इसी तरह डिस्कशन करते हुए एक ही ऑब्जेक्टिव में कई सारे ऑब्जेक्टिव को बताते चलूँगा, ताकि आपके जो डाउट हो और जो कॉन्सेप्ट हो वो दोनों एक साथ क्लियर होते चले। तो चलिए देख लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो बातचीत है, यानी कि बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए, बातचीत क्या है? तो निबंध है, तो इसके निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? यानी कि देखो, पहले आपको मैं बता देता हूँ रॉबिन्सन क्रूसो क्या थे। तो इस बातचीत शीर्षक निबंध में बालकृष्ण भट्ट जी एक आदिवासी इंसान के बारे में वर्णन किया है, जिनका नाम क्या है? रॉबिन्सन क्रूसो। ये देखिए, ये जो रॉबिन्सन क्रूसो है, ये बचपन से लेकर 16 वर्षों तक जंगल में ही अपना जीवन यापन किए हैं, और जंगल में ही जानवरों के साथ रहते थे, जानवरों के साथ ही घुल मिल कर रहते थे। इसने कभी भी किसी भी इंसान को ना तो देखा है, और ना ही इंसान की बात करने का तरीका इसको कभी पता था। ये जंगल में रहता था जानवरों के बीच, और जानवरों की तरह ही बातचीत करता था। लेकिन एक दिन इसने एक फ्राइडे नामक इंसान के मुख से जब इंसान की बातचीत को सुना, और इंसान को जब पहली बार 16 साल के बाद जब पहली बार देखा, और उसके बातचीत को जब सुना, तो इस रॉबिन्सन क्रूसो को फ्राइडे का जो बातचीत करने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इसको बहुत सुरीला लगा। जैसे हमें कोई आज गाना आता है, गाना गाते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसी गाने को हम लोग गाते हैं। तो उसी प्रकार रॉबिन्सन क्रूसो के पास जब ये फ्राइडे गया था, तो जब इसने कुछ बोला था, तो उसके बात को सुनकर रॉबिन्सन क्रूसो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यही था। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो हमने बताया है कि फ्राइडे जो एक व्यक्ति थे, उन्हीं के मुख से सबसे पहली बार रॉबिन्सन क्रूसो ने एक पहली बार एक बात सुनी थी, जो इस रॉबिन्सन क्रूसो को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा के अंतर्गत है आती है? तो ये जो बातचीत है, ये किस विधा के अंतर्गत आती है? तो ये जो है ये निबंध है, और किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक ललित निबंध है। कैसा? ललित निबंध है। क्या? बातचीत जो है वो ललित निबंध है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन से पत्र निकालना प्रारंभ किए थे? यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन से पत्र निकाले थे? तो वे जो थे, वे ऑप्शन ए प्रताप को निकाले थे, या फिर कर्मवीर को निकाले थे, या हिंदी प्रदीप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले 1877 यानी कि 1877 में एक पत्रिका को निकाले थे, जिसका नाम हिंदी
प्रदीप थी। क्या थी? हिंदी प्रदीप। क्या थी? एक बार आप भी बोल दीजिए, हिंदी प्रदीप। इस पत्रिका को उन्होंने निकाला था कब? 1877 में, है ना। तो इसको जब निकाले थे तो ये उनका सबसे पहला पत्रिका था, और इसी को निकालते हुए उन्होंने अपने रचना को और आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित किया। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप सी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है वाद विवाद संवाद क्या है? अब देखिए, ये जो वाद विवाद संवाद है, ये इसका ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, या फिर कविता संग्रह है, या कहानी संग्रह, या निबंध संग्रह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन अब हम इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये जो वाद विवाद संवाद है, इसी रचना से ये जो प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है, उस प्रगीत और समाज को इसी से लिया गया है, और इसी से उस प्रगीत और समाज को लिया गया है। नामवर सिंह की रचना प्रगीत और समाज जो है वो शायद 9 या फिर 10 चैप्टर में है आपका, जो कि बहुत अच्छा एक रचना है, जहाँ पर हम लोग काफ़ी भावुकता के साथ उस पूरे पुस्तक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उभरता चला जाता है? अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि किनकी बातचीत में रस का समुद्र उभरता चला जाता है, यानी कि उनकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती है। जितना बातें करे उनके लिए उतना कम ही होता है। तो रस का समुद्र किनकी बातचीत में उभरता चला जाता है? तो देखिए, जब कोई दो सहेली है, ठीक है, और वो बहुत दिनों के बाद मिल रही है एक दूसरे से, का बहुत दिनों के बाद, है ना। तो ये दोनों सहेली जो है, ये दोनों सहेली अपने बहुत सारे बातों को एक दूसरे के साथ करेंगे। अब इतना बातें करने लगते हैं ये सब अपने पूरे जब से ये सब अलग है हुए हैं, वे सब बातें करने लगते हैं। तो वे सब बातें जब करने लगते हैं तो इनका जो बातें होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। समुद्र की भांति वे बातें अनंत होने लगती है। जब तक इनको रोको ना, तब तक ये जो सहेलियाँ है, दो दो स्त्री है, दो महिलाएं जो है, ये सब कभी चुप ही नहीं होती है। तो इस कारण से ये जो है, ये समुद्र की भांति बातचीत हो जाती है। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया है कि किनकी बातचीत में रस का समुद्र उभरता चला जाता है? तो दो हम सहेलियों के बीच में रस का समुद्र उभरता चला जाता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, अरे ये क्या हो गया, रुक जाइए, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, आ गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर का, 22 नंबर का होना चाहिए। 22 नंबर का हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये रहा। चलिए, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो श्रीनिवास दास जी की रचना है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संयोगिता स्वयंवर पूछा है, और संयोगिता स्वयंवर के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट नहीं, श्रीनिवास दास है। किंतु वही दमयंती स्वयंवर यदि पूछ लेता, क्या दमयंती स्वयंवर यदि पूछ लेता, कौन सा दमयंती स्वयंवर, यदि ये पूछ लेता ये किसकी रचना है, तो ये जो दमयंती स्वयंवर है ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। किंतु यहाँ पे हमसे पूछा गया संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास जी की रचना है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। वैसे तो मैं इतना डिस्कशन कर देता हूँ, मुझे तो लगता है आपको क्लास में ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा कंप्यूटर तो आप हो नहीं। आप इंसान भूलता है, कुछ भी याद उसको ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है, कुछ ना कुछ भूल जाता है, तो आप भूल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन ए है 23 जून 1884 को।
बी ऑप्शन है 23 जून 1844 को, सी ऑप्शन है 20 जुलाई 1902 को, या फिर डी 18 दिसंबर 1905 को। तो बाल कृष्ण भट्ट की जन्म की बात करें तो इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यदि इसमें पूछ ले कि बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो कहाँ है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है। तो यहाँ पे जो हमारा 23 नंबर का राइट आंसर है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये जो संवाद है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ऑप्शन हमारे पास ए है आत्मीयता, बी तर्क, सी जिज्ञासा, या फिर डी प्रवाहपूर्ण। वैसे तो इनमें सभी हो जाना चाहिए, किंतु किताब के मुताबिक हमें चलना है। किताब के मुताबिक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यानी कि मनुष्य जब बातचीत करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या है? तो देखिए, जब आप इस बुक को पढ़ते हैं, को क्या है, ये एक बुक है। इस बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी कि बातचीत, जिनको किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। जब आप इस बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी कि बातचीत को जब पढ़ते हैं, तो जब अंत में जाते हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि देखो, बातचीत का जो उत्तम तरीका है ना, वे अबाक होकर स्वयं से बातचीत करना सबसे अच्छा होता है। देखिए कैसे है, तो देखिए, जब भी हम खुद ही से, खुद के ही मन में खुद से कुछ सवाल करने लगते हैं, कुछ अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, अपने आप के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार करना है, कि किन किन परिस्थितियों से हमें गुजरना है, उन चुनौतियों का सामना कैसे करना है, जब हम बिना कुछ बोले स्वयं के मन में ही स्वयं से प्रश्न करने लगे, स्वयं उसका आंसर ढूंढने लगे, तो ये बातचीत जो है हर इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही बातचीत को बालकृष्ण भट्ट जी उत्तम तरीका बातचीत का बताए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा डी है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अवाक होकर यानी कि मौन होकर, चुपचाप बिना कुछ बोले स्वयं यानी कि खुद से बात करना, खुद से डिस्कशन करना अपने पारिवारिक स्थिति के बारे में, अपनी अनेक समस्याओं के बारे में। जब हम खुद से खुद के बारे में पूछते हैं तो वो बातचीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है और खुद को एक नए मार्ग पर भी ले जाने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि निवास स्थान कहाँ है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा। हाँ, अगला ये रहा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब से निकालना प्रारंभ किए थे? ये जो हिंदी प्रदीप है इसको कब से निकाले थे? तो मैंने आपको बताया हूँ कि 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकालना प्रारंभ किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो मैंने आपको बताया कि माता कौन थी, बालकृष्ण भट्ट की माता पार्वती देवी थी, है ना। और पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट जी थे। और बेनी प्रसाद भट्ट जो बालकृष्ण भट्ट के पिता थे, ये पेशे से क्या थे? तो ये एक व्यापारी थे। मुझे आशा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो याद होगा, क्योंकि हमने अभी अभी इसके बारे में डिस्कशन किए थे कुछ क्वेश्चन के पहले। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा उपन्यास भट्ट द्वारा रचित है? यानी कि इनमें से
इनमें से कौन सा उपन्यास जो है वो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो मैला आंचल, ये तो फर्नेश्वर नाथ रेणु की रचना है। लेकिन सो अजान एक सुजान की बात करें, क्या सो अजान एक सुजान की बात करें तो ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पथ को क्या कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो, ये देखिए फिर से रॉबिन्सन क्रूसो का जिक्र हुआ है। और रॉबिन्सन क्रूसो के कौन थे? तो ये वही व्यक्ति थे जिनको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख वे नहीं देखे थे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। किधर गया? अगला हमारा क्वेश्चन है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कथन किसका है? तो ये देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा है? तो बेन जॉनसन ने। यहाँ भी बो है और यहाँ भी बो है। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि बोलने से बो और बेन जॉनसन बो। तो ये याद रखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक है। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसका कथन है? तो बेन जॉनसन का कथन है। और एडिसन क्या बोले थे? एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में ही हो सकती है। कितने लोग? दो लोगों के बीच में। ऐसा कौन कहते हैं? एडिसन कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है, ये कथन किसका है? तो असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? दो लोगों में। ये किसने कहे थे? एडिसन ने। और बेन जॉनसन ने क्या कहे थे? कि बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा, बेन जॉनसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो बेन जॉनसन के अनुसार असल बातचीत, बेन जॉनसन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था अभी किसके बारे में पढ़े थे? एक बेन जॉनसन था और एक कौन था? एडिसन। हाँ, एडिसन के अनुसार होना चाहिए था यहाँ पे। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो दो लोगों में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। हाँ हाँ, ये रहा, असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में। हाँ, बेन जॉनसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? दो लोगों में। ये भी हम कर चुके हैं। ये रहा 36 नंबर का क्वेश्चन, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी? तो श्रवण शक्ति, यानी कि सुनने की शक्ति ना हो तो सृष्टि गूंगी होगी? बिल्कुल नहीं, आवाज आएगा लेकिन हम कुछ सुन नहीं सकते हैं, तो बहरा हो सकता है सृष्टि। वाक शक्ति, यानी कि वाक शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि ऑफकोर्सली गूंगी प्रतीत हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है? तो ये जो है ये यूरोप के लोगों में सर्वाधिक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो काल हमसे फिर से पूछा है, तो वे आधुनिक काल के रचनाकार है। किसके? आधुनिक काल के रचनाकार है। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह आधुनिक काल के रचनाकार है। किंतु वही हम युग की बात करें तो भारतेंदु युग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, फाइनली आज आपका चैप्टर फर्स्ट से 38 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको मैंने ला दिया हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि आप यदि हमारे द्वारा बताए गए बस इतने ऑब्जेक्टिव को ही आप याद कर लेते हैं तो 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड से आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि हर चैप्टर जितने भी मैं डिस्कशन करवाऊँगा, यदि हर चैप्टर के वीडियो को देखकर उसके ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन जो इसकी रचना है बालकृष्ण भट्ट का किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। ये ख़त्म हो गया।
और हम सब आपको बता देते हैं कि आपको ये पढ़ाई एजुकेशन का सिस्टम जो है कैसा लगा है, इसके बारे में कमेंट करके लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आज की हम इस वीडियो में विदा लेते हैं आपसे। तो चलिए, आप सब आराम से रहिएगा, जहाँ पे भी रहिए स्वस्थ रहे, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में बिजी रहिए और अपने माता पिता की सेवा करते रहिएगा। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।